हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट शुरू किए थे जिसमें एक चैप्टर चल चुका है गति, ये मात्रक और बीमा। आज हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं गति और वेग। ठीक है, गति और वेग। तो इसमें देखिए सबसे पहले है गति। गति हम लोग किसे कहेंगे? गति किसे कहेंगे? तो समय के साथ स्थिति का बदलना, समय के साथ स्थिति का बदलना गति कहलाता है। समय के साथ स्थिति का बदलना गति कहलाता है। विराम किसको कहते हैं? रेस्ट। विराम किसको कहते हैं? तो समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना, समय के साथ स्थिति यानी स्थान का नहीं बदलना क्या कहलाएगा? विराम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी किसको कहते हैं? पथ की कुल लंबाई। हाँ, तो पथ की कुल लंबाई, जितना भी आप लंबाई चलिएगा वो सारा का सारा क्या होगा? आपका दूरी होगा। ठीक है, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दूरी सदैव धनात्मक या फिर शून्य होता है। ठीक है, दूरी जो है सदैव धनात्मक या फिर शून्य होता है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का SI मात्रक बताइए? मीटर। विस्थापन का SI मात्रक मीटर है। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। ध्यान रखना है, विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं। ठीक है, और वहीं दूरी की बात करें तो वो सदैव धनात्मक और शून्य, धनात्मक या शून्य होते हैं। उसके बाद देखिए गति के प्रकार। गति के प्रकार। तो गति के प्रकार यानी गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति जो है पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। क्या है? सरल रेखीय गति। उसके बाद क्या है? वृत्तीय गति। तीसरा है दोलनी गति। और चौथा है आवर्त गति। अब पांचवा है यादृच्छिक गति। तो 5 प्रकार के गति होते हैं। कितने प्रकार गति होते हैं? 5 प्रकार के। एक है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, और तीसरा है दोलनी गति, और चौथा है आवर्त गति, और पांचवा है यादृच्छिक गति। तो एक एक करके देखिए हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में। तो पहला जो है सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। तो सरल रेखीय गति हम लोग किसको कहेंगे? तो वह गति जो सरल रेखा में होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है, यानी सीधी रेखा में जो भी गति हो रही है उसको हम लोग सरल रेखीय गति, जैसे वाहन की गति। ठीक है, गाड़ी वगैरह जो चलता है वो सीधी रास्ता में चलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति।
वहीं वृत्तीय गति किसको कहेंगे? वृत्ताकार पथ में। हाँ, वृत्ताकार पथ पे, मतलब गोल गोल, सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। तो वृत्तीय गति वह गति है जो वृत्ताकार पथ पे होती है। कहाँ होती है? वृत्ताकार पथ पे गति करती है, तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे कि देखो, धावक के वृत्ताकार पथ की गति, कोई धावक रनर जो है गोल किसी फील्ड में चक्कर लगा रहा है, तो कैसी गति है? वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति। हाँ, यानी वृत्तीय गति। या फिर अगर बात करें हम पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा गति जो है दोलनी गति। दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो दोलनी गति किसको कहेंगे? दोलनी गति। तो दोलनी गति हम उसको बोलेंगे जो दोलता हो, यानी आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करता हो। ठीक है। किसी वस्तु के विराम अवस्था के आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलता हो, यानी गति करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। दोलनी गति में की पॉइंट याद रखिएगा, जो आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलता हो, उसको हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। जैसे लोलक की गति, लोलक की गति कैसी गति है? दोलनी गति है। लोलक की गति लटकी हुई घंटी की गति। ठीक है। मंदिरों वगैरह में घंटी वगैरह जो देखते हैं, अगर घंटी जो लटकी हुई घंटी की गति होती है, वो कैसी गति? दोलनी गति। या फिर झूला की गति, झूला की गति कैसी गति? दोलनी गति। दोलनी गति। ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्त गति। चौथा गति कौन सा है? आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। तो आवर्त गति किसको बोलेंगे? आवर्त से याद रखिएगा, आवर्त का मतलब समय ही होता है, अवधि होता है। आवर्त से इसको कैसे याद रखिएगा? वैसे गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल पर अपने पथ को दोहराता है, अपने पथ को दोहराता है। तो एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता है, उसको हम आवर्त गति कहते हैं। ठीक है। तो आवर्त गति किसको कहेंगे? एक निश्चित समय अंतराल पे अपने पथ को दोहराए, तो उस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे देखिए सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति एक निश्चित अंतराल पे वो गति करते रहता है, तो इसको हम लोग आवर्त गति बोलेंगे। या फिर घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति जो है कैसी गति है? आवर्त गति है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल में वो घूमते रहता है, रिपीट करता है। तो ध्यान रखना है, आवर्त गति और दोलनी गति कंफ्यूजन नहीं होना है। दोलनी गति में क्या बोलना है? आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करेगा, इसमें कोई समय का नहीं रहेगा। ठीक है। और वहीं आवर्त गति के बारे में बोले तो एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराएगा, तो आवर्त गति होगा। ठीक है। तो सुनिए, सभी आवर्त गति दोलनी गति होती है। सभी आवर्त गति को हम क्या कह सकते हैं? दोलनी गति। क्योंकि दोलनी में समय का लेना देना नहीं है। कोई भी गति है, अगर आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम उसको दोलनी गति कह सकते हैं। यानी सभी आवर्त गति को हम दोलनी गति कह सकते हैं, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं है, क्योंकि आवर्त गति के लिए क्या चाहिए? समय अंतराल। ठीक है। तो दोलनी, तो सभी आवर्त गति को हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। आवर्त गति दोलनी गति हो सकती है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है। अगला गति देखिए, पांचवा गति जो है यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। यादृच्छिक गति पांचवा क्या है? यादृच्छिक गति। तो जिसके गति के पथ के बारे में हमें पहले से जानकारी हो, जिसके गति के पथ के बारे में हमें पहले से जानकारी हो, उसे हम यादृच्छिक गति कहते हैं। जिसके गति के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हो, ठीक है, जिसके गति के पथ के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक गति। ठीक है, यादृच्छिक गति। जैसे देखिए हम लोग फील्ड में फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल की गति क्या होगी?
यादृच्छिक गति, उसका गति हमको पता ही नहीं कि किस और कैसे गति करेगा। या फिर हॉकी खेल में खिलाड़ियों की गति, खिलाड़ी जो है हॉकी फील्ड में हॉकी खेल अगर खेल रहा है खिलाड़ी, तो उसकी भी गति कैसी गति होगी? यादृच्छिक गति। तो ध्यान रखना है, जिसके गति में पथ के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं हो, यादृच्छिक गति होगा। ठीक है, तो ये पांचों गति याद रखना है। उसके बाद आइए, उसके बाद है चाल। क्या है? चाल यानी स्पीड किसको कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। चाल में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसलिए चाल कैसी राशि? अदिश राशि। चाल अदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा वो नहीं। अदिश होती है। ठीक है। चाल धनात्मक या शून्य होती है। चाल धनात्मक या शून्य होती है। चाल जो है धनात्मक या शून्य होती है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। उसके बाद देखिए वेग। क्या है? वेग, वेलोसिटी, वेग। तो सुनिए, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग किसको कहते हैं? इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का ऐसा ही मात्रक बताइए? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसलिए वेग कैसी राशि? सदिश राशि। वेग कैसी राशि? सदिश राशि। वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। लेकिन चाल धनात्मक या शून्य, धनात्मक या शून्य होगा। ऋणात्मक कभी भी चाल नहीं होगा। ठीक है। चाल जो होता है, चाल या तो वेग के बराबर होगा या बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, चाल जो है वेग के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा। कभी भी चाल वेग से कम नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण किसको कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण। हाँ, वेग को आप घटाइएगा बढ़ाइएगा तभी त्वरण उत्पन्न होता है, अन्यथा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और बाद में बदल कर वो अपना वेग v कर लिया, तो हम त्वरण क्या बोलेंगे? a बराबर v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी। ठीक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक बताइए? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि? तो त्वरण सदिश राशि। त्वरण सदिश राशि। त्वरण सदिश राशि है। ठीक है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि। अब सुनिए, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है? समान रहता है। त्वरण का मान समान रहता है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़े। ठीक है। वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़े। अब जैसे हम अगर बात करें कि शुरू में किसी वस्तु का चाल जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड है।
कोई साइकिल चला रहा है तो 5 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग है, कितना है? 5 मीटर। लेकिन 1 सेकेंड के बाद हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 5-5 का हो रहा है ना, 5-5 का हो रहा है परिवर्तन। तो इसको हम, इस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण का मान इसमें समान, ठीक है। हाँ, एक समान त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण, ठीक है। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान शून्य हो जाता है। हाँ, अगर कोई मोटरसाइकिल 50 के स्पीड से चल रहा है और आगे भी 50 के स्पीड से जा रहा है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब तक वेग नहीं बढ़ेगा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखना है, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य होता है, ठीक है। क्या होगा? शून्य होता और वही वेग, देखिए शब्द को समझिए, वेग एक समान रूप से बढ़ने पर, वेग एक समान रूप से बढ़ने पर त्वरण का मान समान रहेगा, मतलब त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण समान होगा। और वही कह दे खाली वेग एक समान रहने पर, वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान शून्य होगा। शून्य हो जाएगा। लगातार वेग का घटना, लगातार अगर वेग घट रहा है किसी चीज़ का, कोई वस्तु का वेग घटता जा रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे? मंदन। मंदन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मंदन। अगर वेग बढ़ रहा है तब तो वो त्वरण होगा, लेकिन अगर वेग घटते जा रहा है तो उसको हम मंदन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मंदन। अब सुनिए, गति का समीकरण, गति का समीकरण ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो गति का मुख्यतः देखिए यहाँ पे 3 समीकरण है। पहला समीकरण कौन है? v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। ये पहला समीकरण हुआ, गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तीसरा गति का समीकरण क्या है? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये तीनों को यही क्रम से याद रखिएगा कि v बराबर u प्लस at गति का पहला समीकरण। डायरेक्ट ये पूछता है गति का पहला समीकरण बताइए, गति का दूसरा समीकरण बताइए। तो गति के दूसरा समीकरण में क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एगो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, 90 सेकेंड में तय की गई दूरी, 90 सेकेंड में तय की गई दूरी SN बराबर, ठीक है। ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे अभी फॉर्मूला देख लीजिए। वो 3 गो तो गति समीकरण बताएं, इसी में एक चौथा देखिए सूत्र है, SN बराबर u प्लस हाफ इंटू a 2n-1, ठीक है। SN बराबर क्या होता है? u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। क्या बोले हैं? SN बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। गति समीकरण तथा उनका संबंध सुनिए। तो प्रथम समीकरण हम क्या बताए हैं? v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो ये किसके बीच संबंध बताता है? v बराबर u प्लस at जो है किसके बीच संबंध बताता है? तो ये वेग और समय, वेग और समय के बीच संबंध बताता है। पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। वहीं दूसरा समीकरण की बात करें
S बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये किसके बीच संबंध बताता है? तो विस्थापन और समय, विस्थापन और समय के बीच। तीसरा समीकरण जो है V² बराबर U² प्लस 2AS, V² बराबर U² प्लस 2AS। तो ये किसके बीच बताता है? वेग और विस्थापन के बीच, वेग और विस्थापन के बीच। इसमें थोड़ा सा देखिए, याद रखिएगा, V बराबर U प्लस AT है। थोड़ा सा इसमें हम की पॉइंट बता देते हैं। V बराबर U प्लस AT है। इसमें पहला देखिए V मतलब वेग है ना, और अंतिम में देखिए T मतलब समय। तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। दूसरा समीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S मतलब विस्थापन और अंतिम में देखिए T मतलब समय। ठीक है, पहला S मतलब विस्थापन और T मतलब समय। तो ये किसके बीच संबंध बताएगा? विस्थापन और समय के बीच। तीसरा समीकरण देखिए, V² बराबर U² प्लस 2AS, यानी पहला में V है यानी वेग और अंतिम में S है यानी विस्थापन। तो तीसरा भी वेग और विस्थापन के बीच। तो ये की पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट जो दिख रहा है सूत्र में, उसी के बीच संबंध बताता है। ठीक है, उसी के बीच संबंध दिखाता है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे।